गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के लिए अच्छी चल रही होगी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इकॉनमी सेक्शन के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑलरेडी हमारी सीरीज चल रही हैं, आज हम पार्ट 4 लेके आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं इकॉनमी के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। Question number one is Rourkela steel plant is located in which of the following state? पूछ रहे हैं कि राउरकेला स्टील प्लांट कहां पे है। देखिए, हमारी कंट्री में जो पहला स्टील प्लांट लगा था वो था टिस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वो लगा था आपका 1907 में, ठीक है जी। और ये लगा था जमशेदपुर में। जमशेदपुर आपका कहां पे हुआ? जमशेदपुर आपका हुआ झारखंड में, ठीक है जी। और ये बात है 1907 की। 1907 में हमारा पहला स्टील प्लांट लगा था इंडिया में, जिसका नाम था टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये जो था प्लांट ये प्राइवेट ऑन था टाटा कंपनी का। और पहला जो पब्लिक प्लांट था, पब्लिक प्लांट यानी कि जो गवर्नमेंट ने जिसमें इंटीग्रेटेड था गवर्नमेंट का, उसका नाम था राउरकेला स्टील प्लांट, जो हमारा है राउरकेला उड़ीसा में, ठीक है जी। और इस स्टील प्लांट में जो हमारी हेल्प की थी, किसकी एसोसिएट से बना हुआ था ये था जर्मनी। तो ध्यान रखिए, राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में है, जर्मनी ने हमारी हेल्प की थी और ये 1960s में बनके तैयार हुआ था। तो राउरकेला स्टील प्लांट हमारा उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज बैंक रेट रेफर्स टू द इंटरेस्ट रेट एट विच। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारे देश में दो तरह की पॉलिसियां हैं। एक पॉलिसी है फिस्कल पॉलिसी और दूसरी पॉलिसी है मॉनिटरी पॉलिसी। और हमारी जो मॉनिटरी पॉलिसी के क्वांटिटेटिव कंट्रोल मेथड हैं, उनमें रेपो रेट आता है, रिवर्स रेपो रेट आता है, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। तो मॉनेटरी पॉलिसी में है ये हमारे सारे क्वांटिटेटिव कंट्रोल मेथड हैं। ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किए हैं, आप हमारा इससे पिछला जो पार्ट है वो इसके लिए देख सकते हो। अभी जो बैंक रेट रेफर्स टू द इंटरेस्ट रेट, तो देखिए अभी पूछ रहा है बैंक रेट। मैं आपको बता दूं, एक होता है बैंक रेट मॉनेटरी पॉलिसी में और दूसरा है आपका रेपो रेट। देखिए, बैंक रेट और रेपो रेट दोनों में क्या डिफरेंस है? बैंक रेट में इसमें भी आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन देता है कमर्शियल बैंक्स को, और रेपो रेट में भी आरबीआई लोन देता है कमर्शियल बैंक को। डिफरेंस क्या है? जो बैंक रेट है इट इज फॉर लॉन्ग टर्म, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बैंक रेट इज फॉर लॉन्ग टर्म एंड रेपो रेट इज फॉर शॉर्ट टर्म। दोनों में लोन आरबीआई ही देगा बैंकों को, लेकिन बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है और रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है। क्वेश्चन है, बैंक रेट रेफर्स टू द इंटरेस्ट रेट एट विच commercial banks receive deposit from public? No. Central bank gives loan to commercial bank. Government loans are floated. Commercial bank grant loans to customers. Correct option is answer B. The central bank gives loan to commercial bank. हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो बैंक रेट क्या होता है? जिसमें आरबीआई जो है बैंकों को लोन देता है। और बैंक क्या होता है? ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए। जो बैंक रेट है, आज इसका बैंक रेट है
करंटली बैंक रेट जो है उसकी वैल्यू चल रही है 6.10 और रेपो रेट चल रहा है हमारा 5.90। इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था जब पिछले पार्ट में, तो उसमें मैंने आपको सारी टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन की थी। तो CRR मैंने आपको उसमें बताया था चल रहा है 5.40। ठीक है जी बात। तो बैंक रेट 6.10 एंड रेपो रेट इज 5.90 करंटली, जो RBI फिक्स करता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज हियर आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द गुड्स विच आर स्कार्स एंड लिमिटेड इन सप्लाई। वे सभी वस्तुएं जो दुर्लभ और आपूर्ति में बिल्कुल सीमित हैं, यानी जो लिमिटेड है, उनको क्या कहते हैं? लग्जरी गुड, एक्सपेंसिव गुड्स, कैपिटल गुड्स, इकोनॉमिक गुड्स। तो राइट आंसर इज इकोनॉमिक गुड्स। ध्यान रखिएगा, जो हमारी इकोनॉमिक्स है उसको कहते हैं साइंस ऑफ स्कार्सिटी। साइंस ऑफ स्कार्सिटी कहते हैं इकोनॉमिक्स को। क्यों? इसमें साइंस जो है चलती है, साथ में स्कार्सिटी भी है। स्कार्सिटी यानी कि थोड़ा दुर्लभ है, हमें जो चीजें हैं वो इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं। इकोनॉमिक्स चलती है हमारी PDC से। PDC क्या है? P मीन्स प्रोडक्शन, D मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड C मीन्स कंजम्पशन। ठीक है जी। तो देखिए इकोनॉमिक्स में कुछ भी ले लीजिए आप, जैसे मान लो कि वीट ले लीजिए, वीट या मेज, राइस, जो भी आपकी इच्छा है, आप कोई भी एग्जाम्पल उठा लो। प्रोडक्शन हो रही है हमारी वीट की। पहले तो उगाना मुश्किल है। हमने इसके पहले जो हमने पार्ट 2 किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन था कि हमारा जो इंडिया है ये लेबर के लिए सरप्लस है लेकिन लैंड के लिए स्कार्स है, इतनी लैंड नहीं है। तो प्रोडक्शन जो है थोड़ा मुश्किल है। वीट तो हम उगाएं, बहुत सारी लेबर है, लेकिन इतनी जो प्रोडक्टिविटी नहीं है, इतनी उपजाऊ मिट्टी नहीं है हमारे यहाँ पे, ना ही इतनी लैंड है कि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए, लिमिटेड है। पहले तो प्रोडक्शन करना मुश्किल है, चलो मान लिया किसी हिसाब से हो गई। डिस्ट्रीब्यूशन, फिर हमारा FCI है, वो सारा प्रोक्योरमेंट करता है, रिजर्व में रखता है। तो उसके बाद बहुत सारी चीजें जो गोदाम में पड़ी पड़ी सड़ जाती हैं, चूहों ने खा ली, वहां पे चूहे पड़े हैं, बाहर रखी हैं, बारिश हुई, मॉनसून आया तो वहां पे खराब हो गई। पहले तो प्रोड्यूस कर पाना मुश्किल है ड्यू टू स्कार्सिटी। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन करना है, डिस्ट्रीब्यूशन कर दें लेकिन वहां पे रखा रखा ही जो सारा सामान खराब हो गया जो भी रखा था। उसके बाद कंजम्पशन, मान लो प्रोड्यूस भी हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन, देखो पहले तो प्रोडक्शन में मुश्किल है, फिर भी मान लिया हो गया। फिर आ गया डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन में भी परेशानी आती है, फिर भी चलो हो गया 95% 90%। थर्ड पे कंजम्पशन, जो हमारी कंजम्पशन है, अब प्रोड्यूस किया वीट, घर में नखरे खत्म नहीं होते, वो कह रहे हैं कि नहीं हम चपाती नहीं, हम तो आज मक्की की रोटी खाएंगे, मक्की की रोटी नहीं हम चावल खाएंगे। तो यहां पे पहले प्रोड्यूस कर पाना मुश्किल है, किसी तरह से हो गया तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन मुश्किल है, अगर वो भी हो गया तो कंजम्पशन तो और मुश्किल है। नखरे खत्म, मैं मटर नहीं खाऊंगा, मैं आलू नहीं खाऊंगा। तो सारी वो बातें जो हैं वो चलती हैं इकोनॉमिक्स में, इसलिए इकोनॉमिक्स को कहते हैं साइंस ऑफ स्कार्सिटी। ठीक है जी, कि चीजों का पहले तो ढूंढ पाना मुश्किल है, अगर मिल ही गई तो फिर लोगों के वो अपनी जरूरतों के हिसाब से लोग चलेंगे। तो ऑल ऑफ द गुड्स विच आर स्कार्स एंड लिमिटेड इन सप्लाई आर कॉल्ड इकोनॉमिक गुड्स। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है फॉरेन करेंसी विच हैज ए टेंडेंसी ऑफ क्विक माइग्रेशन इज कॉल्ड। फॉरेन करेंसी जो है क्विक माइग्रेट हो रही है, विदेशी मुद्रा शीघ्र प्रवास। देखिए जी, हमारी करेंसी एक होती है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक है हार्ड करेंसी, अनदर वन इज सॉफ्ट करेंसी, अनदर वन इज हॉट करेंसी एंड अनदर टर्म इज हीट करेंसी। ठीक है जी, 4 तरह की करेंसियां डिस्कस करते हैं। हार्ड करेंसी, हार्ड करेंसी वो करेंसी होती है जिसमें मैक्सिमम फेथ शो किया जाता है। मैक्सिमम फेथ किस पे है? US के डॉलर पे, जापान के येन पे और यूरोप के यूरो पे, पाउंड स्टर्लिंग पे। ठीक है जी, मैक्सिमम फेथ है जिनमें।
तो हार्ड करेंसी वो होती है जिसमें मैक्सिमम फेथ है लोगों का, जो इंटरनेशनल मार्केट में आपको मिलती है इजीली। हार्ड करेंसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारा हार्ड करेंसी में होता है। एक है सॉफ्ट करेंसी। सॉफ्ट करेंसी वो है आपकी जो इजीली अवेलेबल है। जैसे हमारा जो इंडिया है, इंडिया की जो करेंसी है वो सॉफ्ट करेंसी है, वो हार्ड करेंसी में नहीं आती है। हार्ड करेंसी जो है उसमें मैक्सिमम फेथ शो किया जाता है। जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां की जो करेंसी है वो हार्ड करेंसी है। सॉफ्ट करेंसी जो पॉलिटिकली अनस्टेबल कंट्री है, ये लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जा रही हैं, वहां की जो करेंसी है वो इजीली अवेलेबल होती है, उसको कहते हैं सॉफ्ट करेंसी। अगली टर्म है हॉट करेंसी। इंडिया में जो है अब हमारे पास डॉलर है। जब इंडिया में डॉलर्स है, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, डॉलर्स में हो रहा है, और जो फॉरेन करेंसी है यानी कि हार्ड करेंसी, जब वो डोमेस्टिक मार्केट को एग्जिट करना शुरू कर दे। क्या कहा मैंने? जब फॉरेन की जो करेंसी है किसी मार्केट को एग्जिट करना शुरू कर दे तो उस करेंसी को कहते हैं हॉट करेंसी। यानी जो हार्ड करेंसी थी अब क्या हो गई? हॉट हो गई। और जो हीट करेंसी है, हार्ड करेंसी थी, वो हमारे देश से एग्जिट होना शुरू हो गई तो वो हॉट हो गई। हॉट के बाद जो अपने देश की करेंसी है, जैसे मान लो हमारा रुपी, तो जब जो है हमारा रुपी अंडर प्रेशर आ जाए, और अंडर प्रेशर कब आएगा? जब जो हार्ड करेंसी है एग्जिट करना शुरू हो जाएगी। हार्ड करेंसी जब एग्जिट करती है उसको कहते हैं हॉट करेंसी। और जब अपने देश की करेंसी यानी डोमेस्टिक करेंसी वो अंडर प्रेशर आ जाए, क्यों? क्योंकि इसको अब डर है किस चीज का? डेप्रिसिएशन का। समझाऊंगा आपको डेप्रिसिएशन क्या होता है। इसको डर है डेप्रिसिएशन का। तो डोमेस्टिक करेंसी जब अंडर प्रेशर आ जाए तो उसको कहते हैं हीट करेंसी। क्लियर है जी बात? तो क्वेश्चन है फॉरेन करेंसी विच हैज ए टेंडेंसी ऑफ क्विक माइग्रेशन इज कॉल्ड हॉट करेंसी। ठीक है जी, क्विक माइग्रेशन, एकदम से एग्जिट कर जाएगी, फॉरेन करेंसी हॉट करेंसी हो गई। देखिए यहां पे हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। आपके पेपर के लिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपने सिलेक्शन करवानी है तो आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हम कॉन्सेप्ट भी पढ़ा रहे हैं, ताकि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है और ज्यादा हो जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी, हॉट करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट इज जनरली ऑब्जर्व्ड इन। भारत में प्रचलन बेरोजगारी कहां पे देखी जाती है? देखो जी, बेरोजगारी ये तो आम समस्या है चाहे हर देश में, अनएम्प्लॉयमेंट की। आप भी सभी प्रेपरेशन कर रहे हो तो अनएम्प्लॉयड में सब चाहते हैं कि जॉब जो है सिक्योर हो, हमारा फ्यूचर सिक्योर हो, इसलिए सब प्रेपरेशन कर रहे हैं। तो इन इंडिया डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी बहुत तरह की होती है। मैं आपको यहां पे 2-3 तरह की डिस्कस करता हूं। सबसे पहले एक होती है आपकी साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होती है कि अगर बाजार में बूम आया तो आपकी जो है वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, अगर बाजार में स्लो डाउन आया तो आपकी जो बेरोजगारी है वो बढ़ गई। ठीक है जी, बूम में अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होता है और स्लो डाउन में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। तो जो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है ये कैसी कंडीशन है? इट इज अ मार्केट कंडीशन। ठीक है जी, मार्केट के कंडीशन है। अगर वहां पे बूम है तो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी, अगर स्लो डाउन आ गया तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। एक आपकी होती है, इसी को डिस्कस कर लेते हैं, डिसगस्ट। ठीक है जी, डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट ये आपकी देखी जाती है मैक्सिमम एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है जी, एग्रीकल्चर सेक्टर में देखी जाती है। डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट ये होती है कि जिस काम को कर तो 2-4 लोग सकते हैं पर उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं 8-10। जैसे घर में खेत जो है वो 2 खेत हैं, खेत 2 हैं, 2 खेतों में काम करने के लिए 4 छोटे छोटे खेत हैं, 4 या 5 लोग बहुत हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे ही उसमें लगे हुए हैं, कोई खाना ला रहा है दिन में लंच के लिए, कोई उसको पानी लेने के लिए, कुछ भी।
तो डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है जिसको जो है कम लोग कर सकते हैं लेकिन एम्प्लॉय उसमें ज्यादा होते हैं। और ध्यान रखिएगा डिसगस्ट जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हमेशा 0 होती है। पेपर में अलग से पूछेंगे कि कौन सी ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट है जिसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 होती है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 होती है डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट की, जो कहां देखी जाती है? एग्रीकल्चर में। जिस काम को 2-4 लोग कर सकते हैं उसमें ज्यादा एम्प्लॉय है, उसका नाम है डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। एक आपकी होती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है आपकी कि जब आप एक स्टेशन से किसी दूसरे स्टेशन में जॉब सर्च करने के लिए जा रहे हो, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जॉब सर्च करने के लिए जा रहे हो, तो उस तरह की जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी, बहुत तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, ये आपके लिए जरूरी है। एक और है, चलो बता देता हूं आपको, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है जब आपके पास काम जो है वो कम है और लेबर आपके पास ज्यादा है। ठीक है, होती है स्ट्रक्चरल, ये भी मार्केट कंडीशन है, लेबर ज्यादा काम कम, उसका नाम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन इज इन इंडिया डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट इज जनरली ऑब्जर्व्ड इन, सीधा ही एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द डिमांड कर्व फॉर अ गिवन गुड इज, देखो जी गिवन गुड का आपका जो कंसेप्ट था वो दिया था रॉबर्ट गिफन ने। ठीक है जी, एक होती है इंफीरियर गुड, ध्यान से समझिएगा, इंफीरियर गुड्स, और एक है गिफन गुड्स। इंफीरियर गुड्स जो होती हैं लो क्वालिटी की, जैसे मान लो किसी पर्सन की सैलरी है 10,000 रुपए, ठीक है जी, 10,000 सैलरी है, तो उसने अगर कुछ खाना है पीना है अपने लिए शॉपिंग करनी है तो वो सस्ते दुकानों पे जो बाहर ठेले लगे होते हैं वहां पे वो सामान लेना ज्यादा उचित समझेगा। ठीक है, 100 रुपए की शर्ट ले ली, 50 रुपए वाली चप्पल ले ली, अपना गुजारा करना है। लेकिन जैसे जैसे पर्सन की इनकम बढ़ती है, 10,000 से 20,000 होगी, 50,000 होगी, 1 लाख होगी, तो उस हिसाब से वो जो ब्रांड की तरफ जाने लगता है कि नहीं अब ब्रांड पहनना है, अब इनमें पहनने में मजा नहीं आ रहा है, खाने पीने में। तो इंफीरियर गुड्स होती हैं जो है मतलब कोई भी उसको पहन सकता है, मैटर नहीं करता है चाहे सैलरी कम है ज्यादा, डिपेंड करता है आपकी जो इच्छा क्या है। लेकिन जो गिवन गुड्स हैं, ध्यान से समझिएगा, गिवन गुड्स होती हैं स्ट्रांगली इंफीरियर। देखो इंफीरियर गुड्स तो हो गई, जो है कोई भी इंफीरियर गुड हो सकती है कोई भी, लेकिन गिवन गुड्स कौन है? जो स्ट्रांगली इंफीरियर है। गिवन गुड्स बोलती हैं, ये इनका ग्राफ है, एक तरफ प्राइस और एक तरफ क्वांटिटी ऑफ डिमांड। इनका जो ग्राफ आता है वो आता है आपका अपवर्ड इस तरह से। ठीक है जी, प्राइस यहां पे 10 रुपए, 50 रुपए, 100, 200, 500, इधर को क्वांटिटी 5 किलो, 10 किलो, 50, ये आपने क्वांटिटी कुछ लेना है। तो देखिए गिवन गुड क्या कह रही है, स्ट्रांगली इंफीरियर है। इसमें एग्जाम्पल आपका आएगा राइस का, एग्जाम्पल आएगा व्हीट का, एग्जाम्पल आएगा मेज का। इंफीरियर गुड तो हुई कि हाँ जी आपकी अगर सैलरी बढ़ गई, आपका पैकेज बढ़ गया तो आप थोड़ा ब्रांड की तरफ जाने लगे। लेकिन गिवन गुड्स हैं, आपकी सैलरी बढ़े, आपका पैकेज बढ़े, आलू प्याज रोटी तो खाओगे ही ना, पेट तो उससे ही भरेगा, तो राइस व्हीट मेज तो वैसे ही चलेगा। तो जिस पर्सन की सैलरी वगैरह बढ़ गई वो पर्सन इन चीजों को तो छोड़ेगा ही नहीं, वो तो तब भी इनको खाएगा। तो इसका जो ग्राफ है होता है अपवर्ड, यानी कि ये देखिए यहां पे अगर प्राइस है 200 रुपए तो क्वांटिटी यहां पे, प्राइस है 50 रुपए तो क्वांटिटी की डिमांड इतनी, अगर प्राइस है 10 रुपए तो क्वांटिटी की डिमांड इतनी। यानी कि गिवन गुड्स वो हैं कि इनकम जो है ज्यादा हो रही है तो इसका जो प्राइस, सॉरी इनकम ज्यादा हो रही है तो देखो डिमांड भी बढ़ रही है, इनकम ज्यादा हो रही है डिमांड भी बढ़ रही है, होती है गिवन गुड्स। ठीक है, जैसे व्हीट राइस मेज, ये जो गिवन गुड्स हैं एक लॉ ऑफ डिमांड आता है हमारा इकोनॉमिक्स में। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड जो है
उसमें भी प्राइस और क्वांटिटी जो डिमांड करती है उनके बीच में रिलेशनशिप शो करता है, और इसका ग्राफ आता है डाउनवर्ड। ठीक है जी, बिल्कुल इससे अपोजिट। बिल्कुल इससे अपोजिट का मतलब कि यहाँ पे 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, जो भी यहाँ पे डिमांड 5, 10, 15, चाहे आपने चीनी लेनी है तो 5 किलो चीनी, 10 किलो चीनी, 15 किलो चीनी, और यहाँ पे आपके रुपीज आ गए। तो देखिए जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है जी, प्राइस बढ़ा 50 हो गया तो क्वांटिटी कम, प्राइस बढ़ रहा है क्वांटिटी कम, यानी डिमांड कम हो रही है। जैसे प्राइस बढ़ रहा है डिमांड कम हो रही है, लॉ ऑफ डिमांड। जो गिवन गुड्स हैं उसमें लॉ ऑफ डिमांड जो है फॉलो नहीं होता है, यह आपके सामने रहा। ठीक है, क्वेश्चन है डिमांड कर्व फॉर गिवन गुड इज, ये आपके सामने अपवर्ड राइजिंग, डाउनवर्ड, पैरेलल टू क्वांटिटी, पैरेलल टू प्राइस, इट इज अपवर्ड राइजिंग। ठीक है, गिवन गुड जो हैं वो स्ट्रांगली इंफीरियर होती हैं, व्हीट, राइस, मेज, यानी कि अगर आपका जो है सैलरी, पैसे वगैरह बढ़ रहे हैं तो आपकी डिमांड उस हिसाब से बढ़ेगी, अगर उनकी नहीं है तो उस हिसाब से घटेगी। ठीक है जी, तो डिमांड कर्व फॉर गिवन गुड इज अपवर्ड राइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following item is not included in the current account of India's balance of payment? ऐसा ही क्वेश्चन हमने पिछले पार्ट में भी किया था, फिर से आपको समझा देता हूं, जो हमारे नए दोस्त हमारे साथ ज्वाइन हुए उनके लिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक आता है करंट अकाउंट और एक आता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, करंट अकाउंट में आपका आता है विजिबल ट्रेड और दूसरा आता है इनविजिबल ट्रेड। ठीक है जी, करंट अकाउंट में। और जो आपका कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट में आपका आती है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, वो भी आता है कैपिटल अकाउंट में। और अगली बात, ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है इसका ही पार्ट है जिसका नाम है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट देखते हैं, यानी कैसा, विजिबल वाला। इसमें क्या इंक्लूड नहीं किया, सर्विसेज। सर्विसेज किसमें आती है हमारी, इनविजिबल में। सर्विसेज यानी कि आपका जो ट्रांसफर्स है, इनकम है, वो सारा हमारा सर्विसेज में आता है। विजिबल में आता है जो गुड्स होती हैं, जो हमें दिख रहा है कि हाँ जी जो आयात और निर्यात हो रहा है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन द करंट अकाउंट ऑफ इंडिया, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अभी क्वेश्चन यहां से है करंट अकाउंट से, कैपिटल अकाउंट से। पहला शॉर्ट टर्म कमर्शियल बोरोइंग, सीधा ही आ गया। देखो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग किसमें आता है, कैपिटल अकाउंट में, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो नॉट इंक्लूडेड शॉर्ट टर्म कमर्शियल बोरोइंग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the tax rate increases with the higher level of income it shall be called, यदि आय के उच्च स्तर के साथ कर की दर बढ़ती है, जैसे जैसे इनकम बढ़ी 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, तो आपका जो इनकम टैक्स है वो भी बढ़ता रहता है। उसको कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स, यानी प्रगतिशील कर। सॉरी, तो प्रोग्रेसिव टैक्स, आपका जो टैक्स रेट है इंक्रीज होता है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती रहती है। स्टैटिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्राइस ऑफ टी फॉल्स डिमांड फॉर कॉफी विल, देखो जी टी चाय, कॉफी आपकी कॉफी होती है, ठीक है जी, कॉफी कॉफी होती है। तो टी और कॉफी में जो है वो क्या है, अगर प्राइस ऑफ टी फॉल, टी के जो प्राइस है वो गिर गए। पहले 10 रुपए का कप मिल रहा है, अब आपको 5 रुपए का मिल रहा है चाय का कप। कॉफी पहले 15 रुपए की मिल रही थी, तो बोला प्राइस ऑफ टी फॉर डिमांड फॉर कॉफी, तो आपकी जो कॉफी की डिमांड है वो ज्यादा होगी कि कम होगी। जब चाय सस्ती मिल रही है तो कॉमन आदमी चाय पिएगा ना, कॉफी पे क्यों जाएगा। तो इफ प्राइस ऑफ टी फॉल्स डिमांड फॉर कॉफी विल डिक्रीज। ठीक है, कॉफी, क्योंकि ये जो दोनों हैं वो सब्स्टिट्यूट हैं, कॉफी है तो चाय पी लो, चाय है तो कॉफी पी लो। ठीक है, जो नहीं है उस पे जा सकते, जो सस्ता मिल रहा है मार्केट में उसको पी लो। बाकी ब्रांड है, पसंद है, वो अलग बात है। इकोनॉमी के हिसाब से डिमांड पे और सप्लाई पे चलना है, तो अगर इसका
परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है ये दोनों आपस में। अगर टी सस्ती रेट पे मिल रही है तो टी पी लो, मैं तो ऐसा ही करता हूं, आपका पता नहीं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज, देखो जी इन्फ्लेशन होती है आपकी महंगाई। ठीक है जी, महंगाई क्या होती है? जब जेब में पैसा है ज्यादा, ठीक है जी, लेकिन जो आपको चीज चाहिए सप्लाई, देखो बॉक्स शो करते हैं, मनी ज्यादा सप्लाई कम, मनी है ज्यादा सप्लाई है कम, यानी कि जो आपके पास प्रोडक्ट है जो आपको चाहिए वो है कम। क्वेश्चन है इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज, देखो जी सप्लाई कम है, डिमांड लोगों की ज्यादा है, सप्लाई है कम, डिमांड है ज्यादा। तो जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा हो, जैसे प्याज रख लो, आपके पास प्याज है, ठीक है, अनियन, अनियन जो है अभी उसकी सप्लाई कम आ रही है पीछे से, तो आपको पता है, मैं इसलिए एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि सबको पता होता है, सप्लाई जो है वो कम आ रही है, सप्लाई कम है तो आपने देखा होगा कि रेट एकदम से बढ़ गया हमारे प्याज की। मैक्सिमम हमारी जो पाकिस्तान से अफगानिस्तान से आता है, इनके साथ अगर रिश्ते गड़बड़ हो जाए ना फॉरेन रिलेशन में, तो थोड़ा इसके प्याज के रेट वगैरह वो बढ़ जाते हैं। सप्लाई हुई कम तो डिमांड एकदम से बढ़ती, लोगों को हो जाता है ऐसा ना हो कहीं खत्म हो जाए, हम जो है स्टोर कर लेते हैं घरों में, तो उस घरों में स्टोर करने की बारी है तो कई बार सरकार जो है बोल देती है कि नहीं स्टोरेज कोई नहीं करेगा, नहीं तो हम उस पर टैक्सेस फाइन ये सब लगाएंगे। सप्लाई है कम, लोग डिमांड उनकी बढ़ती जाती है कि स्टोरेज कर लेते हैं, तो उस केस में जो इन्फ्लेशन है वो आपकी फिर बढ़ने लगती है। तो क्वेश्चन है इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज, सप्लाई जब मोर देन डिमांड, नो, सप्लाई इज लेस देन डिमांड, यस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इन्फ्लेशन होती है जब जो सप्लाई है वो कम होती है, डिमांड आपकी ज्यादा है, तो इन्फ्लेशन होगी यानी कि महंगाई। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन हैंडशेक स्कीम इज एसोसिएटेड विद, देखो जी VRS का नाम सुना होगा, वॉलंटियर रिटायरमेंट सिस्टम। गोल्डन हैंडशेक होता है, गोल्डन हैंडशेक ये नहीं कि सोने का हाथ है उसका उसके साथ हाथ मिलाना, गोल्डन हैंडशेक का मतलब होता है वॉलंटियर रिटायरमेंट सिस्टम, यानी कि एक है एम्प्लॉयर जिसने आपको नौकरी दी और एक है एम्प्लॉई जिसने नौकरी ली। तो जो एम्प्लॉई है वो VRS के लिए कि ठीक है वैसे तो रिटायर होना था 1 साल बाद पर अभी रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो एम्प्लॉयर उस केस में उसको काफी हैंडसम अमाउंट दे देता है, तभी इसका नाम रखा है गोल्डन हैंडशेक। हैंडसम अमाउंट दे देता है कि ठीक है लक जितना भी है उसके अगले 2 साल की सैलरी, 1 साल की सैलरी, साथ में बोनस वगैरह सब कुछ देता है, डियरनेस अलाउंस, TA DA सब कुछ, खुश हो जाता है एम्प्लॉय, तो उसका नाम है गोल्डन हैंडशेक। कैसी? वॉलंटियर रिटायरमेंट सिस्टम। गोल्डन हैंडशेक स्कीम इज रिलेटेड विद इनवाइटिंग फॉरेन कंपनी, नो नो। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पब्लिक एंटरप्राइजेज, नो। एस्टैब्लिशिंग जॉइंट एंटरप्राइजेज, नो। वॉलंटरी रिटायरमेंट, देखो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल अ रिडक्शन इन बैंक रेट अफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट? बैंक दर में कमी क्रेडिट की उपलब्धता को कैसे प्रभावित करती है? देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने इसी वीडियो में आपको मैंने एक्सप्लेन किया मॉनेटरी पॉलिसी के मेजर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सारी चीजें। तो हाउ विल रिडक्शन इन बैंक रेट अफेक्ट अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट? देखो जी बैंक रेट था जिसमें जो है आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, यही बात थी, ठीक है जी। आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, बैंक रेट होता है अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, और आज की डेट में बैंक रेट कितना चला है 6.10, ठीक जी। तो क्वेश्चन है कि हाउ विल रिडक्शन इन बैंक रेट अफेक्ट अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट? बैंक रेट हो गया कम, कम का मतलब 6.10 है, ये मान लो हो गया 5.50, कम हो गया बैंक रेट। बैंक रेट हुआ कम, बैंक रेट क्या है? आरबीआई ने बैंकों को जो पैसा देना है यानी कि लोन वगैरह ये सारी चीजें, तो बैंक रेट हुआ कम, अब इंटरेस्ट रेट यानी कम हो गया, तो जो आरबीआई ने बैंक रेट कर दिया कम, तो जो हमारे बैंक हैं
वो ज्यादा पैसा लेंगे आरबीआई से, कम रेट पे मिल रहा है तो इनसे लेंगे। जब कम रेट पे मिल रहा है तो आरबीआई ने दिया बैंकों को, बैंकों के पास हो गया पैसा ज्यादा, और हम जो यहाँ पे पीपल हैं, हम फिर बैंक के पास जाएंगे तो बैंक हमें लोन, बैंक भी हमें लोन देगा क्योंकि बैंक के पास अब पैसे हैं। जब लोगों के जेब में पैसा ज्यादा हो गया तो लोगों की डिमांडें बढ़ेंगी, फिर जब उनकी डिमांड बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली सप्लाई तो वही है तो इन्फ्लेशन इससे बढ़ जाएगी। ठीक है, ध्यान से सुनिए, बैंक रेट जो है कम हुआ, बैंक रेट कम हुआ यानी आपको आसानी से पैसा मिलेगा। आसानी से पैसा बैंक रेट किसे? आरबीआई देगा। बैंकों ने ले लिया आरबीआई से, डायरेक्ट नहीं जाएंगे हम आरबीआई के पास। आरबीआई जो है बैंकों का बैंक है, बैंकर्स बैंक। तो आरबीआई से आया बैंक के पास, बैंकों से सस्ता था, बैंक के पास अब बहुत पैसा है तो लोग जाएंगे बैंक से पैसा लेने, लोगों की जेबों में पैसा आ गया, जेब में पैसा है तो घूमने फिरने अपनी मौज मस्ती करने जाएंगे, मौज मस्ती करने जाएंगे यानी उनकी डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई तो इन्फ्लेशन बढ़ गई। ठीक है जी, क्वेश्चन है हाउ विल रिडक्शन इन बैंक रेट अफेक्ट अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। तो क्या होगा अगर बैंक रेट कम हुआ तो जेबों में पैसा कम होगा कि ज्यादा? क्रेडिट विल इंक्रीज, सीधा सा। ठीक है जी, हमारा जो जेबों में पैसा है वो बढ़ जाएगा, किससे? जैसे ही बैंक रेट कम होंगे। क्लियर है जी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ मिक्स्ड इकोनॉमी वर्क्स प्राइमरीली थ्रू दी, देखो जी, डेवलपिंग इकोनॉमी होती है, प्राइवेट इकोनॉमी होती है, बहुत तरह की इकोनॉमी है, एक उसमें से है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है जी, मिक्स्ड इकोनॉमी वो है जिसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों का रोल होता है। ठीक है जी, पब्लिक यानी जनता, जनता यानी सरकार, सरकार हम ये गवर्नमेंट बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल, तो जिसमें सरकार का और प्राइवेट सेक्टर का। इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है जिसमें अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला प्राइवेट सेक्टर भी आते हैं, पब्लिक गवर्नमेंट सेक्टर का भी रोल रहता है डेवलपमेंट में। तो प्राइवेट और पब्लिक जहां दोनों आते हैं वो होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी काम कैसे करती है? कैसे करती है? मार्केट मैकेनिज्म? नो, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है जो मार्केट पे डिपेंड है। सेंट्रल एलोकेटिव मशीनरी? नो, मार्केट मैकेनिज्म रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट पॉलिसी। ठीक है, होल्ड बाय रखते हैं इसको। मार्केट मैकेनिज्म गाइडेड बाय गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन एंड प्लानिंग। देखिए जी, सी ऑप्शन है मार्केट मैकेनिज्म रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट पॉलिसी, नहीं, रेगुलेट नहीं करना है वो तो दूसरा हो गया। आंसर है इसका ऑप्शन डी, मार्केट मैकेनिज्म गाइडेड बाय गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन एंड प्लानिंग, यानी कि आपकी जो सरकार है उसकी उसमें भागीदारी भी है और योजना भी है। सरकार ने वेल प्लान तरीके से वो काम कर रही है जैसे हमारे देश में होता है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी कैसे काम करती है? गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन से और प्लानिंग से, गवर्नमेंट की पॉलिसी रेगुलेट नहीं करती। ठीक है जी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ग्रीन जीएनपी, मैंने आपको जो पिछले हमारी वीडियोस हैं उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है। व्हाट इज जीडीपी, व्हाट इज जीएनपी, व्हाट इज एनएनपी, इन सारी चीजों को मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, क्वेश्चन है द टर्म ग्रीन जीएनपी। देखो जीडीपी क्या होता है? जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पहले भी एक्सप्लेन किया, नए दोस्तों के लिए थोड़ा सा बता देता हूं जल्दी में। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो होता है, ग्रॉस का मतलब इकोनॉमिक्स में वही है जो मैथमेटिक्स में किसका मतलब है? टोटल का। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक यानी कि अगर हमने इंडिया को कंपेयर करना है बाहर के वर्ल्ड के साथ तो इंडिया इज डोमेस्टिक। अगर हमने अपने हिमाचल प्रदेश को कंपेयर करना है पूरी इंडिया की स्टेट्स के साथ तो हमारा जो हिमाचल प्रदेश है वो डोमेस्टिक। अगर हमने हिमाचल के 12 डिस्ट्रिक्ट हैं किसी एक डिस्ट्रिक्ट को कंपेयर करना है बाहर के डिस्ट्रिक्ट के साथ तो वो डोमेस्टिक। तो यहाँ पे हम इंडिया की बात करते हैं तो विद रेफरेंस टू अदर कंट्रीज विद होल वर्ल्ड इंडिया इज डोमेस्टिक। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हुआ कि एक साल में हमारे देश में कितना प्रोडक्शन हुआ फाइनल गुड्स और सर्विसेज का, एक साल में जो हमारे देश के अंदर हुआ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है कि हमारे देश में कितना प्रोडक्शन हुआ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है जी, फाइनल गुड्स एंड सर्विस का कितना प्रोडक्शन हुआ, साथ में जो हमारे भाई बंधु बाहर रहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक, हमारे जो भाई बंधु बाहर रहते
नेशनल में लोकेशन मैटर नहीं करती, जहां भी प्रोडक्शन हुई, जहां भी बिजनेस है, वो होना चाहिए नेशनलिस्ट, इंडिया का पर्सन। जीडीपी में देश के अंदर, डोमेस्टिक और ग्रॉस नेशनल में सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जो हमारे राष्ट्र के लोग हैं उन्होंने प्रोड्यूस, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन। लोकेशन मैटर नहीं करेगी कि अमेरिका में, इंग्लैंड में, इंडिया में। देखो नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वहां से जिन्होंने इंडिया पैसा भेजा वो भी इंक्लूड होता है जीएनपी में, जीडीपी में नहीं होता है। पर जीएनपी से माइनस क्या हो जाएगा? जो माइनस हो जाएगा जो फॉरेन के पर्सन इंडिया में काम कर रहे हैं, उनके बिजनेस ने, उन्होंने भी अपने देश कुछ भेजा होगा, तो उसमें से वो वाला माइनस कर दो। तो ये हमारा बनता है जीएनपी। ठीक है जी। अब देखो क्वेश्चन है, टर्म ग्रीन जीएनपी एम्फेसाइजेस, अब जो है टर्मिनोलॉजी आ गई है वो है ग्रीन जीएनपी। ठीक है जी। ग्रीन जीएनपी, ग्रीन जीएनपी क्या होता है? सेम वही जीएनपी की तरह ही, ठीक है जी, सेम जीएनपी प्रोडक्शन करना है। बाहर के जो नेशनलिस्ट है हमारे, बाहर देश के काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन जो भी है, कोई लोकेशन मैटर नहीं करती, वो सारा उसमें इंक्लूड करेंगे। जो इंडिया में कमा रहे हैं बाहर के लोग, वो भी माइनस करेंगे क्योंकि उन्होंने जो अपने देश भेजा। लेकिन ग्रीन जीएनपी का मतलब हुआ कि हमें साथ में एनवायरमेंट का ध्यान रखना है। ठीक है जी। एनवायरमेंट जो डिग्रेडेशन हुई, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सिस को जो डिप्लीट किया, नेचुरल रिसोर्सिस डिप्लीशन, उसको जो है वो सबट्रैक्ट करना है। यानी आपको नेचुरल रिसोर्सिस की कॉस्ट देनी है, कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट। ग्रीन जीएनपी में आपको जो है चलना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास। ठीक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि आने वाली जो हमारी जनरेशन है उनके लिए भी हम कुछ छोड़ के जाएं। सब कुछ खुद ही यूज कर लिया तो वो क्या यूज करेंगे? सारा पेट्रोल हम ही कर जाएंगे खत्म, तो आने वाली जनरेशन क्या देखेंगे? पेट्रोल क्या था, बाकी चीजें क्या थी। तो ग्रीन जीएनपी है सेम वही कंसेप्ट, पर इसमें जो एनवायरमेंट की डिग्रेडेशन की, नेचुरल रिसोर्सेज को जो हमने डिप्लीट किया, जो एनवायरमेंट की कॉस्ट है उसको सबट्रैक्ट कर लो, आपको उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो वही सेम माइनस जो ग्रीन था हमारा एनवायरमेंट का रिलेटेड, वो माइनस करना है, वो एक्चुअल में हमारी जीएनपी है, वो विकास देखा जाएगा। तो क्वेश्चन है ग्रीन जीएनपी एम्फसाइज ऑन रैपिड ग्रोथ, कोई लेना देना नहीं है रैपिड ग्रोथ से। इंक्रीज इन पर कैपिटल इनकम, कोई लेना देना नहीं है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कोई लेना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है जी, कि आने वाले जो हमारी जनरेशन है उनके लिए हम अपने एनवायरनमेंट को, नेचुरल रिसोर्सेज को बचा के रखें। तो उनका जो हमने नुकसान किया अपनी जीडीपी जीएनपी को ग्रो करने के लिए, अपनी देश की इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, उसमें से उसको सबट्रैक्ट कर दो, वही आपका आएगा ग्रीन जीएनपी में। ओके जी, क्लियर है कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगर आप इस हमारी सीरीज को अच्छे से देखते हैं तो आई होप कि हम आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हम आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहे हैं। इट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ यू पीपल। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, द आउटकम ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी इज, देखो जी, मुद्रा के अवमूल्यन का क्या परिणाम है? आउटकम ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, ध्यान से सुनना। एक है आपका डिवैल्यूएशन और एक होता है आपका डेप्रिसिएशन। अब इन दो को ध्यान से समझ लेते हैं। देखो जी, डिवैल्यूएशन होता है किसी भी करेंसी की वैल्यू कम करना, जानबूझकर होता है ये, ध्यान रखना, डेलिबरेटली। पहली बात, जो हमारी डिवैल्यूएशन हो कैसे होती है? डेलिबरेटली होती है। डेप्रिसिएशन में ये डेलिबरेटली नहीं होती है। ये जो डिवैल्यूएशन है ये तब होती है जो हमारा एक्सचेंज रेट है जब वो फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट या फिर सेमी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, और यहां पे फ्री फ्लोटिंग। देखो जी, फ्री फ्लोटिंग का मतलब है जैसे हमारा इंडिया का रुपी है, हमारे यहाँ फिक्स्ड करेंसी का जो सिस्टम है फ्री फ्लोटिंग भी है, फिक्स्ड भी है। इंडिया जो है दोनों में आता है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मतलब कि अगर हमने अपने रुपये की वैल्यू कम या ज्यादा करनी है तो फिक्स है, हमारी मर्जी है हमने किस पे करनी है। लेकिन जो फ्री फ्लोटिंग होता है वो करता है बाहर, जैसे डॉलर है, हमारा रुपए कभी 80 रुपए, 75 रुपए, 78, 79, क्यों फ्लक्चुएट करता है?
फ्री फ्लोटिंग करेंसी है हमारी, ठीक है। तो फ्री फ्लोटिंग में डेप्रिसिएशन, हाँ डेप्रिसिएशन जो जानबूझ के नहीं करते हैं, वो फ्री फ्लोटिंग होता है जो करेंसी में, वो अपने वैसे उससे चलता है। और डिवैल्यूएशन में जानबूझ के करते हैं, चाइना इसका बड़ा फायदा उठाता है, चाइना जानबूझ के करता है चाइना डिवैल्यूएशन डेलिबरेटली। कब होती है? जब फिक्स एक्सचेंज रेट होता है। डिवैल्यूएशन का एक एम है, वो है अपने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, एनकरेज एक्सपोर्ट। हमारे देश का जो निर्यात है वो ज्यादा से ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे देश से एक्सपोर्ट ज्यादा हो, मतलब बाकी कंट्रियां हमारे देश से इंपोर्ट ज्यादा करें। तो डिवैल्यूएशन का एम क्या है? एनकरेज करना एक्सपोर्ट को, निर्यात ज्यादा से ज्यादा हो। और डिवैल्यूएशन का दूसरा एम होता है कि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको भी बैलेंस करना, ठीक है जी। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, उसको भी सरप्लस की तरफ ले जाना, बैलेंस की तरफ ले जाना, जो डेफिसिट में चल रहा है। तो डिवैल्यूएशन डेलिबरेटली होता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में होता है, और इसका काम है एक्सपोर्ट को एनकरेज करना, यानी एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। एक बात और, ये जो हमारा डिवैल्यूएशन है, डिवैल्यूएशन देखना क्या है, $1 में पहले आते थे 50 रुपए, ध्यान से समझिएगा, $1 में 50 रुपए आते थे। अब हमने कर दी डिवैल्यूएशन, अपनी करेंसी की वैल्यू कर दी कम, डेलिबरेटली, जानबूझ के। अब $1 में आ रहे हैं 25 रुपए। लो जी, ठीक है बात। पहले 1 किलो काम आते थे 50 रुपए के, $1 में मिल जाते थे पर्सन को, ठीक है जी। पहले $1 में उसको जो थे वो प्राइस मिल जाते थे, 50 रुपए में 1 किलो आम मिल जाते थे। फिर अब डॉलर की वैल्यू कर दी कम, डॉलर की नहीं, अपने रुपए की वैल्यू, रुपए की वैल्यू कर दी कम। तो अब जो है देखो 50 रुपए किलो आम थे, अब उसको $1 में 2 किलो आम आ जाएंगे। पहले फिर से कहता हूं, देखिए $1 में पहले थे 50 रुपए, अब जो है डॉलर और ज्यादा स्ट्रांग हो गया, हमने जो डॉलर जो है हमारा जो रुपये है, हमने रुपये की डिवैल्यूएशन कर दी, अब जो है वो 25 रुपए आ रहे हैं उसमें। पहले 1 किलो जो मैंगो आते थे वो 50 रुपए में आते थे, ठीक है जी। अब हमारे डिवैल्यू कर दी, जब डिवैल्यू कर दी तो अब 50 रुपए में कितने किलो आम आएंगे? 2 किलो आम आएंगे 50 रुपए में। तो जो बाहर की कंट्री हैं उनकी तो करेंसी की वैल्यू वही है ना, सेम। पहले $1 में आ रहे थे 1 किलो, अब $1 में आ रहे हैं 2 किलो, क्योंकि हमने ये मैंने बहुत ज्यादा इसलिए कि सीधा ताकि समझने में आसान नहीं हो। तो यहाँ पे पहले $1 में 1 किलो आम, अब $1 में 2 किलो आम, तो उसके लिए तो फायदा ही है ना, तो वो तो ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करेगा हमारे देश से। तो हमारा मकसद भी यही था कि जो डिवैल्यूएशन करें ताकि जो क्या हो, एक्सपोर्ट ज्यादा हो। क्वेश्चन है, आउटकम ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसीज इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट एंड इंप्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है जी, बिल्कुल करेक्ट। इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट एंड फॉरेन रिजर्व डेफिशिएंसी, नो नो। इंक्रीज्ड इंपोर्ट, सीधा ही गलत, इंक्रीज्ड इंपोर्ट कहां से आ गया? इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, नो। तो आउटकम ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसीज, एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो भी इंप्रूव होती है। तो ये हमारा डिवैल्यूएशन का एम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लॉ ऑफ डिमांड दिस स्टेटमेंट अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस और ये क्वांटिटी। पेपर में ये पूछ लेते हैं कई बार कि लॉ ऑफ डिमांड में किस किस के बीच में रिलेशनशिप है, तो प्राइस और क्वांटिटी। और जो हमारा स्लोप है वो डाउनवर्ड रहती है लॉ ऑफ डिमांड में। ये कहता है, ये देखो ये रेट वही सेम, इधर को डिमांड कितनी है, जैसे जैसे रेट बढ़ रहा है डिमांड जो है कम हो रही है, ठीक है। जैसे जैसे रेट कम होगा डिमांड जो है बढ़ेगी। ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड है। क्वेश्चन है, लॉ ऑफ डिमांड में, ये लॉ ऑफ डिमांड तभी एप्लीकेबल होता है जब हमारी जो कुछ चीजें हैं उसमें वो कांस्टेंट रहती हैं। वो कुछ चीजें क्या हैं इसमें? इनकम ऑफ कंज्यूमर शुड नॉट, बिल्कुल सही, इनकम भी सेम रहनी चाहिए। प्राइस ऑफ अदर गुड शुड नॉट चेंज, बिल्कुल सही, प्राइस भी कांस्टेंट, देखो नॉट लिखा है ना, तो इनकम भी वही रहे, प्राइस भी वही रहे। टेस्ट ऑफ कंज्यूमर शुड नॉट, देखो टेस्ट भी चेंज ना हो। तो इन द लॉ ऑफ डिमांड स्टेटमेंट अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, उसका मतलब क्या है? ऑल ऑफ द अबव, तीनों ही आते हैं। इनकम भी चेंज नहीं होनी चाहिए, ये तभी फॉलो होगा लॉ ऑफ डिमांड
इनकम भी वही, प्राइस भी वही, टेस्ट भी वही, आपकी हैबिट्स भी वही, देश की जो पॉपुलेशन है वो भी सेम, ठीक ना, पॉपुलेशन इंक्रीज ना डिक्रीज। जब ये कुछ फैक्टर कांस्टेंट होते हैं तभी लॉ ऑफ डिमांड जो है वो इस सेंस में चलता है, यानी स्लोप जो है वो डाउनवर्ड आती है और गिवन गुड्स की अपवर्ड आती है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है शेड्यूल्ड बैंक्स हैव टू बी रजिस्टर्ड विद, देखो जी शेड्यूल्ड बैंक को रजिस्टर करना पड़ता है आरबीआई के साथ। आरबीआई इज बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक आरबीआई। शेड्यूल बैंक होते हैं जो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में लिखे होते हैं, ठीक है, सेकंड शेड्यूल है आरबीआई का। आरबीआई का एक्ट कब आया? 1934 में। तो सेकंड शेड्यूल में जो बैंक लिखे गए हैं, कमर्शियल बैंक, प्राइवेट बैंक, वो सारे के सारे जो है शेड्यूल बैंक है। तो शेड्यूल बैंक को किसके साथ रजिस्टर करना पड़ता है? आरबीआई के साथ। फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंट्रीज बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अनफेवरेबल व्हेन, देखो थोड़ी देर पहले क्वेश्चन डिस्कस किया कि देखो सिर्फ इसकी लैंग्वेज चेंज है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन हो जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट मैंने आपको बताया था, जिसमें आपका करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इसमें आपका विजिबल, इनविजिबल, कैपिटल में एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग आपकी, साथ में आपका चलेगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर ही आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, और बैलेंस ऑफ ट्रेड मैंने आपको कहा था जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, और कैसा रहता है ये? ओनली विजिबल। ठीक है, क्वेश्चन है ए कंट्रीज बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अनफेवरेबल व्हेन, कब होगा? इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एक्सीड इंपोर्ट, इंपोर्ट एक्सीड एक्सपोर्ट, टर्म्स ऑफ ट्रेड बिकम अनफेवरेबल, नन ऑफ दीज। कंट्रीज बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अनफेवरेबल जब इंपोर्ट हम करेंगे कम और एक्सपोर्ट करेंगे ज्यादा, एक्सपोर्ट एक्सीड इंपोर्ट। ठीक है जी, एक्सपोर्ट एक्सीड इंपोर्ट नहीं, इंपोर्ट, सॉरी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इंपोर्ट हो रहा है ज्यादा और एक्सपोर्ट हो रहा है कम, यानी बाहर निर्यात कर रहे हैं हम 100 चीजें और अंदर ला रहे हैं 150 चीजें, तो हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल हो गया ना, डेफिसिट में आ जाएंगे हम। तो इंपोर्ट एक्सीड एक्सपोर्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दलाल स्ट्रीट इज लोकेटेड इन, देखो सीधा सा क्वेश्चन है जी, दलाल स्ट्रीट है आपका बॉम्बे में, वही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो आपकी बनी थी 1875 में, जिसका जो है वो एशिया की सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, एशियाज ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, उसी को कहते हैं दलाल स्ट्रीट। तो दलाल स्ट्रीट कहां पे है? मुंबई में। क्लियर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज, देखो जी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, हमारे पास दो तरह की मार्केट थी। एक मार्केट होती है आपकी फाइनेंशियल मार्केट, एक होती है आपकी दूसरी मनी मार्केट। ठीक है जी। फाइनेंशियल मार्केट में एक आपकी आती है कैपिटल मार्केट, एक आपकी आती है मनी मार्केट। ठीक है जी। और जो दूसरी तरफ आपकी आती है उसमें आती है आपकी ऑर्डिनरी मार्केट। क्लियर है जी। तो ऑर्डिनरी मार्केट का ही ये क्वेश्चन है, ऑर्डिनरी मार्केट में आपके 4 तरह की क्लासिफिकेशन है। ठीक जी। एक आपकी होती है मोनोपोली, एक आपकी होती है परफेक्ट कंपटीशन, फिर है आपका ओलिगोपोली, और एक है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ऑर्डिनरी मार्केट में 4 तरह की चीजें। तो मोनोपोली होती है यानी कि जहां पे सामान बेचने वाले बायर बहुत सारे हैं और सामान बेचने वाला सिर्फ एक ही है, सेलर वन बायर मैनी, वो है मोनोपोली। ठीक है जी। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन यानी कि होमोजीनियस प्रोडक्ट उसमें आते हैं, बिल्कुल परफेक्ट कंपटीशन रहेगा। एक है मोनोपोलिस्टिक होता है 1 2, मोनोपोलिस्टिक 3, ओलिगोपोली 4, 1 और 2 का कॉम्बिनेशन, वो है मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक जो आता है उसमें आपका रहता है
मैनी बायर बट वन सेलर, ये देखो मैनी बायर वन सेलर तो मोनोपोली हुआ ना। असेंशियल कंडीशन जो मोनोपोलिस्टी के लिए है वो है प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन। बेस्ट एग्जांपल है एक एडिडास का शोरूम है, एक रैंगलर का शोरूम है। दो का एग्जांपल लेता हूं। एडिडास में भी आप जीन्स खरीदने जा रहे हो, रैंगलर में भी जीन्स खरीदने जा रहे हो, तो ठीक है, तो है तो दोनों के पास सेम प्रोडक्ट, जीन्स वहां है जीन्स वहां, लेकिन स्लाइटली डिफरेंट, यानी सब्स्टिट्यूट है आपके पास। तो जो मोनोपोलिस्टी कंपटीशन होता है उसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन सबसे ज्यादा मैटर, डिफरेंस है लेकिन थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट। तो ये इसमें जो है मोनोपोलिस्टी कंपटीशन में ये दोनों आता है, मोनोपोली परफेक्ट कंपटीशन दोनों। तो करेक्ट ऑप्शन इज आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवैल्यू, देखो अभी बताया डिवैल्यूएशन मेक्स इंपोर्ट, डिवैल्यूएशन से इंपोर्ट क्या होगा, कॉम्पिटिटिव, इनइलास्टिक, चीपर, डियरर। डिवैल्यूएशन से इंपोर्ट जो है और डियरर हो जाता है। देखो डियरर का मतलब ये नहीं कि फिर वो खरीदने में ज्यादा माहिर हो जाएगा। डिवैल्यूएशन कहेगा कि जैसे मान लो चाइना ने डिवैल्यूएशन कर दी तो उसके एमआई के फोन बहुत बिक रहे हैं, बहुत सारे उनके फंक्शन, उनके बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे एमआई के फोन है चाइना के, उसमें वो सारे फंक्शन मिल जाते हैं जो 15, 16, 20 हजार में नहीं मिल रहे हैं, 8, 10 हजार में। तो डिवैल्यूएशन का उनका एक ही काम था कि एक्सपोर्ट को एनकरेज करें। एक्सपोर्ट बढ़ गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो भी इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो महंगा होगा। तो जैसे डिवैल्यूएशन हुआ तो उसको कहते हैं कि इंपोर्ट जो डियरर हो गया। डियरर का मतलब कि अब तुम करके बताओ कैसे करोगे, महंगा हो गया तो अपने आप लोग नहीं करेंगे, तो सरकार के लिए वो डियरर है। इसलिए डिवैल्यूएशन मेक्स इंपोर्ट डियरर, चीपर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बुल्स एंड बियर आर रिलेटेड टू विच कमर्शियल एक्टिविटी। देखो जी, बुल और बियर दो हमारी टर्मिनोलॉजी हैं जो रिलेटेड है स्टॉक मार्केट से। ठीक है जी, बुल का मतलब होता है जब मार्केट में हाइक है, मार्केट में जब बूम है, और बियर होता है तब जब मार्केट जो है वो स्लो चल रही है, यानी जितने भी स्टॉक्स हैं स्टॉक मार्केट में उनकी जो वैल्यू है वो कम हो गई, डिक्रीज हो गई। तो बुल एंड बियर कैसी कमर्शियल एक्टिविटी है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। बुल का मतलब हाइक और बूम है, बियर का मतलब जो स्टॉक्स हैं उनकी वैल्यू कम हो गई, स्लो डाउन हो गई। तो बुल एंड बियर रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी मार्केट इज अ मार्केट ऑफ, एक मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट है। मनी मार्केट जो रहती है हमारी दैट इज फॉर शॉर्ट टर्म फंड, लॉन्ग टर्म फंड के लिए आपकी रहती है कैपिटल मार्केट। ठीक है जी, कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट इज फॉर शॉर्ट टर्म फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर मनी मीन्स, देखो समझा देता हूं यहां पे अब आपको। डियर मनी, एक होती है डियर मनी और एक होती है चीप मनी। ठीक है जी, डियर मनी वो होती है जो आपको हाई इंटरेस्ट रेट पे मिलती है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो आपकी होती है डियर मनी। चीप मनी होती है जिसमें लो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। देखो जी, चीप मनी ये बात है जब इकोनॉमी में रिसेशन आया हो, ये बात है जब डिफ्लेशन हुई हो। देखो आपको हमारी वीडियोस देखनी पड़ेंगी, जो हमारे पिछले मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए, अगर आप इसको सीरीज में वैसे ही देखोगे तो आपके कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट चलेंगे, एक क्वेश्चन दूसरे से लिंक करता है। तो वहां भी मैंने आपको डिस्कस किया था रिसेशन और डिफ्लेशन के बारे में। तो जो चीप मनी है ये आती है काम जब रिसेशन और डिफ्लेशन है। तो आरबीआई जो है, आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसे दे देता है, बहुत, लो जी रखो आपके पास, हमने रेट कम कर दिए, आप आराम से हमसे पैसा लो। बैंक के पास पैसा ज्यादा हो गया, लोगों के पास लोग जाएंगे बैंकों के पास तो बैंक पैसा देगा क्योंकि बैंकों के पास पैसा है, फिर लोगों की जेबों में पैसा, डिमांड बढ़ी तो थोड़ा ऊपर की तरफ जाएंगे, इन्फ्लेशन की तरफ। डिफ्लेशन है ना, अदरवाइज रिसेशन है तो बूम की तरफ जाएंगे कि हाँ जी बूम आएगा। तो चीप करेंसी होती है जो आपको इजीली मिल जाती है, इजीली अवेलेबल, चीप करेंसी इजीली अवेलेबल हो जाएगी, आरबीआई इंटरेस्ट रेट वगैरह कम कर देगा तो आपको मिल जाएगी। डियर मनी, डियर मनी वो है जिसमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आरबीआई देगा नहीं, जकड़ के रखेगा कि हम नहीं देंगे। तो डियर किसके लिए, आरबीआई के लिए। तो डियर मनी मींस हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप लेने जाओगे तो आरबीआई जो है वो बैंकों को नहीं देगा, जब बैंकों को नहीं देगा तो बैंकों के पास पैसा नहीं है, आप लेने जाओगे तो क्या आएगा हाथ, कुछ नहीं, जब उनके पास है ही नहीं तो क्या देगा बैंक भी।
तो डियर मनी इज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हु इज दी लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट इन द बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। देखो जी, इसका सीधा सीधा आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपका जो आरबीआई है, मैं हर वीडियो में ऑलमोस्ट आरबीआई का क्वेश्चन रहता है। आरबीआई का एक्ट आया था 1934 में, आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ था 1935 में, आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था 1949 में। आरबीआई के फंक्शंस हैं, क्या फंक्शन है? आरबीआई इज बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक। कौन? आरबीआई। बताया ना आपको कि बैंकों को पैसा कौन देगा? आरबीआई। हम नहीं जा सकते आरबीआई। गवर्नमेंट बैंक, गवर्नमेंट का बैंक कौन है? आरबीआई। लाइसेंस को इशू करना किसका काम है? आरबीआई का। जब सारी होप्स खत्म हो जाती हैं कि हाँ जी कुछ नहीं रहा, तो आपका जो लास्ट होप बचती है, लास्ट लेंडर, वो आरबीआई। इंडिया को जो इंटरनेशनल मार्केट में रिप्रेजेंट करता है, इंटरनेशनल मार्केट में रिप्रेजेंट वो कौन करता है? आरबीआई। आईएमएफ में इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, कौन करता है? आरबीआई। ठीक है जी। तो आरबीआई के कुछ फंक्शन, क्वेश्चन है, हु इज द लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट इन द बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। भारत की बैंकिंग संरचना में अंतिम उपाय का ऋणदाता, कि सब खत्म हो गया, लास्ट जब सब दरवाजे बंद हो गए तो आरबीआई का दरवाजा खुला रहता है, लास्ट लैंडर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के इकोनॉमी के सेक्शन के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कल मैं आपके लिए और इकोनॉमी के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा। तब तक आप अच्छे से पढ़ो, अपनी प्रिपरेशन को जारी रखो। ऑल दी बेस्ट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।